बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करने का। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सीएम चुनने को लेकर हलचल तेज हो चली है। दिल्ली में ताबड़तोड़ बैठकों का दौर जारी है। अमित शाह के घर पहुंचे जेपी नड्डा और शाम को पीएम मोदी से अमित शाह ने मुलाकात की थी। बैठक हुई थी, काफी देर तक चर्चा हुई और उसके बाद अब जानकारी यह मिल रही है कि मुलाकात हुई है जेपी नड्डा के साथ। अमित शाह के घर पर जेपी नड्डा पहुंचे मुलाकात करने। और आपको बताते चलें कि यहां पर मुख्यमंत्री पद को लेकर चेहरा कौन होगा मुख्यमंत्री का, यह बहुत जरूरी है अभी तय किया जाना। आपको जानकारी यह भी देते चलें कि अभी अरुण साव दिल्ली गए थे। छत्तीसगढ़ के नेता हैं, सांसद थे, इस्तीफा देकर आए हैं और विधायक चुने गए हैं। बहरहाल उनका भी छत्तीसगढ़ के सीएम के नाम पर चल रहा है अभी चर्चा में नाम। और मध्य प्रदेश में, खासकर मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो यहां पर छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश में कौन होगा मुख्यमंत्री, इस पर मंथन का दौर जारी। पवन हमारे सहयोगी जुड़ गए। पवन, जैसा कि हम शाम को चर्चा कर रहे थे कि अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात के बाद क्या और भी कुछ बैठकें प्रस्तावित है। हालांकि इसकी कोई औपचारिक जानकारी नहीं थी, लेकिन नड्डा पहुंचे हैं मिलने के लिए। देखिए, पहले कल रात को तकरीबन 4.5 घंटे तीनों ही नेताओं के बीच में बैठक होती है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा उसमें शामिल थे। उसके बाद आज शाम को गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री की तकरीबन 1.5 घंटे मुलाकात चलती है और उसके बाद में अब तकरीबन आधे घंटे से ज्यादा गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मुलाकात गृह मंत्री के आवास पर चल रही है। तो लगातार आप समझ सकते हैं कि तीनों ही राज्यों में कितना महत्वपूर्ण जो पूरा सीएम की अगर चेहरे की बात करें उसको लेकर कितना महत्वपूर्ण मंथन चल रहा है लगातार। चूंकि अभी जो सीएम के जो चेहरे चुने जाने हैं वो सिर्फ राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं रहेगा, क्योंकि उसका बहुत बड़ा प्रभाव जो है वो आने वाले लोकसभा चुनाव पर भी पड़ने वाला है। आपने देखा कि तीनों ही राज्यों में महिलाओं ने जमकर वोट दिया है बीजेपी के पक्ष में और कहीं ना कहीं बीजेपी के जो तमाम जो नेता हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी ओबीसी वर्ग को भी साथ लेकर चलने की बात करते रहे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर ये मंथन लगातार चल रहा है कि क्या महिला चेहरा के साथ आगे बढ़ा जाए या ओबीसी वर्ग के साथ आगे बढ़ा जाए, किस तरह से कोई फॉर्मूला सेट किया जाए, क्या एक मुख्यमंत्री के साथ में उप मुख्यमंत्री का भी कोई दायित्व तैयार किया जाए जिससे कि तमाम जो सामाजिक समीकरण है उनको भी साधा जाए, महिला वोटर्स को भी साधा जाए, जिससे एक बड़ा संदेश लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी देने की कोशिश बीजेपी कर रही है। तो इसी सबको लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है, मंथन का दौर जारी है बीजेपी में। प्रधानमंत्री के साथ लगातार बीजेपी के जो बड़े नेता है वो मुलाकात कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे की मुलाकात चल रही है। तमाम इन सब विषयों को लेकर लगातार मंथन चल रहा है। अभी जानकारी पवन मिली थी कि अरुण साव गए थे दिल्ली और फिर अब मध्य प्रदेश के और फिर राजस्थान, तीनों ही राज्यों की एक बड़ी जिम्मेदारी रहेगी हिंदी पट्टी के। आप नजर बनाए रखिएगा पवन, अपडेट लेने के लिए फिर संपर्क करेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया फिलहाल। और राम मंदिर से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी देश भर में प्राण प्रतिष्ठा प्रचार अभियान चलाएगी। जनता को जोड़ने के लिए यह अभियान चलाया जाएगा। गांव गांव में जाएंगे बीजेपी के कार्यकर्ता। अभियान की रूपरेखा जल्द तैयार हो जाएगी। आपको बता दें कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का प्रचार किया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो कि जनवरी 2024 में किया जाना है, 22-23 जनवरी की तिथि तय की गई है और इसके लिए रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो होगा, इस कार्यक्रम को लेकर भारतीय जनता पार्टी प्रचार अभियान चलाएगी और पूरे देश भर में गांव-गांव में जाकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रचार अभियान में हिस्सा लेंगे और ये प्रचार होगा रामलला के विराजमान और उनके प्राण प्रतिष्ठा के जो कार्यक्रम का आगामी तिथि तय की गई है, उस कार्यक्रम को लेकर यहां पर प्रचार अभियान भारतीय जनता पार्टी चलाएगी। और रायपुर से बड़ी खबर, पुलिस की अब तक की बड़ी कार्रवाई। 109 आरोपियों को पुलिस ने जेल भेजा। 2 दिन में 352 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने 109 आरोपियों को जेल भेजा है आबकारी, आर्म्स एक्ट, जुआ खेलने में और स्थायी वारंटियों को भी गिरफ्तार किया गया है। बड़ी जानकारी, 2 दिन में 350 से ज्यादा अपराधियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस ने 109 आरोपियों को जेल भेज दिया है अब तक। आपको बताते चलें कि आबकारी मामले, आर्म्स एक्ट के मामले, जुआ खेलने के मामले, ये सभी मामलों में वांछित और साथ साथ स्थायी वारंटियों पर भी एक्शन लिया जा रहा है। बड़ी कार्रवाई।
2 साल की लव स्टोरी, जिस लव स्टोरी में अचानक प्रेमिका लापता हो गई। प्रेमी का कोई सुराग नहीं। आखिर प्रेमी और प्रेमिका की गुमशुदगी किस ओर इशारा कर रही थी? इस बीच जंगल में प्रेमिका की अधजली लाश मिली। कातिल कौन है और प्रेमी कहां है? खुलासा हैरान कर देने वाला है। एक रिपोर्ट। हैरान करने वाली लव स्टोरी। प्रेमिका की मिली लाश, प्रेमी लापता। जंगल में प्यार का पंचनामा। लड़की की अधजली लाश की मिस्ट्री। गुमशुदगी ने खोला कत्ल का राज। सूरजपुर टू नागपुर वो मिल गया। एक लव स्टोरी के बारे में सुनिए। ये मोहब्बत की वो कहानी है जिसमें 2 साल बाद अचानक एक ट्विस्ट आया, या कहें एक ऐसा खौफनाक ट्विस्ट जिसमें अचानक ही प्रेमिका लापता हो गई और प्रेमी का भी कहीं सुराग नहीं मिला। सूरजपुर के प्रेमनगर थाना इलाके की चौकीदारा पुलिस इस केस की तफ्तीश कर रही थी। 2 दिसंबर को जनार्दनपुर के छोटे जरगा जंगल में मिली अधजली लाश। क्या इसका कनेक्शन इस लव स्टोरी से था? ये लाश 20 साल की लड़की की थी। पहले लाश की पहचान हुई, उसके बाद लड़की से जुड़े लोगों का सुराग तलाशा गया। इस बीच पुलिस वालों को खबर लगी उस लव स्टोरी की। प्रेमिका की लाश मिल चुकी थी, लेकिन प्रेमी का अब तक सुराग नहीं था। तारा चौकी में एक सूचना आई कि जंगल में एक अधजली लाश पड़ी हुई है। सूचना पाकर तत्काल पुलिस के द्वारा मौके पर रवाना हुआ और मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा पुलिस अधिकारियों की टीम नियुक्त करके तत्काल मामले का खुलासा करने का निर्देश दिए गए तथा डॉग स्क्वाड और एफएसएल को भी टीम मौके पर बुलाया गया। क्या प्रेमी के साथ भी कुछ हुआ था या फिर प्रेमिका की अधजली लाश की मिस्ट्री का कनेक्शन लापता प्रेमी से था? इस बीच मर्डर का कनेक्शन जुड़ा लापता प्रेमी से। प्रेमी अतवार साई की लोकेशन महाराष्ट्र के नागपुर में मिली और उसने ही हत्या का राज खोला। जिद ने ली उसकी जान। लवर किलर का इंतकाम। लड़की अपने घर से 30 नवंबर को ये बोलकर गई थी दीदी के यहाँ जा रही हूँ, लेकिन वो प्रेमी अतवार साई से मिलने पहुंची। प्रेमी ने प्रेमिका को मिलने बुलाया था, लेकिन इसी बीच प्रेमी प्रेमिका के बीच झगड़ा हुआ। गला दबाकर प्रेमिका की हत्या प्रेमी अतवार ने कर दी। उसके बाद गुनाह की राज को छुपाने के लिए प्रेमिका की लाश को जंगल में जलाया और फरार हो गया। युवती पास के ही गांव के रहने वाली थी तथा उसका एक युवक के साथ प्रेम संबंध था और इसी प्रेम संबंध को लेकर जंगल में ले जाकर युवती की पहले हत्या कर दी गई तथा साक्ष्य छुपाने की दृष्टि से पेट्रोल डालकर उसको आग लगा दिया गया था और वो घटना कारित करके आरोपी मौके से फरार हो गया था। शादी की जिद प्रेमिका की जान की दुश्मन बन गई। लड़की शादी का दबाव डाल रही थी और प्रेमी को इस बात से एतराज था। सूरजपुर में वरुण राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और अब बढ़ते आगे आपको बता दें, कलेक्टर कुंदन कुमार ने अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कलेक्टर ने वाहन चालकों और दुकानदारों को वेडिंग जोन में रखने के निर्देश दिए। दरअसल यहां पर बता दें कि प्रशासन की ओर से अस्पताल के आसपास और करीब 200 मीटर के एरिया को नो वेंडिंग जोन, माफ कीजिएगा, नो वेंडिंग जोन घोषित किया गया है। इसके बावजूद इस क्षेत्र में वाहनों और दुकानों की भरमार है। इस कारण हमेशा यहां जाम की स्थिति बनी रहती है। कलेक्टर ने चौक चौराहों का निरीक्षण कर व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। जिला अस्पताल के सामने गाड़ियों का और ठेलों का ये अतिक्रमण लगातार बना रहता है
उसको देखते हुए पिछले एक हफ्ते से निगम प्रशासन और जिला और राजस्व के लोग लगातार यहाँ पे कार्रवाई कर रहे हैं, लोगों को समझाइश दे रहे हैं। खास करके मुझे लगता है कि जो ई रिक्शा हैं या ई टेम्पो वाले हैं वो कहीं पे भी गाड़ी खड़ी कर देते हैं, कुछ भी करते हैं, तो लगातार उसमें हम कार्रवाई करते रहेंगे। पूरा जो एरिया है 200 मीटर का वो नो वेंडिंग जोन, नो पार्किंग जोन डिक्लेयर किया जाएगा और ये हमेशा रहेगा। धमतरी नगर निगम कामकाज को लेकर अक्सर विवादों में ही रहा है और अब नया विवाद कचरा डंपिंग को लेकर शुरू हो गया। 40 वार्ड्स का कचरा शहर में खाली पड़ी सरकारी जमीन पर डंप किया जा रहा है, जिसके धुएं से लोग परेशान हैं। कचरा डंपिंग होने की वजह से आसपास के लोगों का बुरा हाल है और इसे लेकर नगर निगम की ओर से अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया। नगर निगम कमिश्नर ने पूरे मामले में कार्रवाई की बात जरूर कही है। कचरे डंपिंग का पॉइंट चुना नहीं गया है। अगर जो भी ऐसे कहीं पर भी कोई कचरा फेंकते हुए पाया जा रहा है तो उसको फाइन करने के लिए भी मैंने निर्देश दिए हैं। ये बात हमारे पास भी आई है। बीच में आग भी लग गई थी वहाँ पर, तो अगर हमारे यहाँ से भी कोई है तो उस पर भी कार्रवाई करने के लिए हमने निर्देश जारी किए हैं। और जिस प्रकार से बहुत सारे सुझाव आ रहे हैं उसे चौपाटी में डेवलप किया जाए या फिर किसी और प्रकार में यूजफुल तरीके से डेवलप किया तो उस पर अपन कवायद करेंगे। और राजनांदगांव की बेटी ज्ञानेश्वरी यादव ने एक बार फिर से अपने खेल में कमाल दिखाया। ज्ञानेश्वरी ने कोलकाता में हो रहे अस्मिता खेलो इंडिया महिला रैंकिंग चैंपियनशिप के सीनियर और जूनियर वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है और इस उपलब्धि पर परिवार समेत पूरे शहर में खुशी का माहौल है। और इस प्रतियोगिता में देश के 11 राज्यों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। ज्ञानेश्वरी यादव ने पहले कई प्रतियोगिताओं में गोल्ड और सिल्वर मेडल्स जीतकर प्रदेश और जिले का नाम रोशन किया है। और यहां ज्ञानेश्वरी यादव ने एक बार फिर अपने खेल का परचम लहराया है। बता दें कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता में अस्मिता खेलो इंडिया महिला रैंकिंग चैंपियनशिप के सीनियर और जूनियर वर्ग में गोल्ड मेडल जीतकर पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। ज्ञानेश्वरी जी जिसने 78 किलोग्राम क्लिंजर, 93 किलोग्राम कुल टोटल 172 किलो वज़न उठा करके अपने वर्ग समूह में सीनियर और जूनियर दोनों में गोल्ड मेडल प्राप्त करी है। उसे हम परिवार जय भवानी व्यायामशाला परिवार, राजनांदगांव का शहर, छत्तीसगढ़ का जितना नेतागण अधिकारी सभी ने उनको बधाई और धन्यवाद दिए हैं। कोरबा में एक कुली ने कमाल कर दिया। रेलवे स्टेशन पर लोगों का सामान उठाने वाले दीपक पटेल की बाजुएं इतनी मजबूत हो गई कि अंतर्राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल वो जीत लाए। और इस प्रतियोगिता में 5 देशों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। भारत से 12 खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया हुआ था, जिनमें दीपक ने बाजी मार ली और गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। दीपक पटेल राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी 4 गोल्ड मेडल्स जीत चुके हैं। पावर लिफ्टिंग के साथ साथ दीपक शिक्षा को भी प्राथमिकता देते हैं और उन्होंने हाल ही में 10वीं की परीक्षा दी थी। दीपक खेल कोटा से रेलवे में सरकारी नौकरी हासिल करना चाहते हैं, जिसकी चलते वे अपनी मां, पत्नी और 3 बच्चों का पालन पोषण कर पाए। राजस्थान को पार्टिसिपेट किया था मैं। वहाँ से हम लोग पूरा राजस्थान, जयपुर, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से इतने लोग हम लोग गए थे। कुल टोटल 12 प्लेयर गए थे नेपाल काठमांडू इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग इवेंट खेलने। मैं 53 kg में फुल पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल और डेड लिफ्ट में ब्रॉन्ज और सिल्वर और बेंच प्रेस में सिल्वर ब्रॉन्ज लेकर आया हूँ। जब मैं आया था कोरबा में तो यहाँ मैं नया था, तो उस समय दीपक से मेरा दोस्ती हुआ था और उसी के थ्रू मैं थोड़ा सा शुरू से मैं एक्सरसाइज में ही था। तो एक्सरसाइज करते करते एक दिन मेरे पास आया, बोला भैया मैं भी थोड़ा करना चाहता हूँ। बोला करो, बिल्कुल। मैं बोला बढ़िया चीज़ है। फिर करने लग गया तो इनका मन लग गया उसमें। करीब 5 साल में बॉडी बिल्डिंग करता था। उसके बाद में फिर एक पावर लिफ्टिंग का इवेंट हुआ, उसमें मैं उसको बोला भाई आज पावर लिफ्टिंग हो रहा है, तेरे को चलना है, तेरे को उतरना है। तो बोला भैया मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मैं नया हूँ, अभी उसको मालूम नहीं, मैं सब कर रहा हूँ। बोला तो सिर्फ चल मेरे साथ। नाम लिखाया और तो किया और गोल्ड।
और जांजगीर चांपा के बच्चों ने कराटे में जलवा दिखाया। बांग्लादेश में आयोजित इंटरनेशनल प्रतियोगिता में जिले के 4 खिलाड़ियों का चयन हुआ है और इनमें 2 महिला खिलाड़ी भी शामिल हैं। कलेक्टर और एसपी ने सभी खिलाड़ियों को बधाई दी है और आर्थिक सहयोग का आश्वासन दिया है। कितने लोग? खबर कोरबा से, जहां ट्रेन में अकेले यात्रा कर रहे महिला यात्रियों के लिए माई सहेली नाम से योजना की शुरुआत की गई है। बताया जा रहा है कि ट्रेन में अकेले सफर कर रही महिलाओं और युवतियों को रेलवे पुलिस द्वारा बातचीत की जाती है और समझाया जाता है कि डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि रेलवे पुलिस आपकी सुरक्षा में तत्पर है। आप लोग का कुछ काम है क्या? यहाँ रेलवे में विशेष तौर आरपीएफ की तरफ से ऊपर मुख्यालय से आदेश आया है, जैसे कि हर जोन में, पूरे भारतीय रेल में हर जोन में यह लागू किया गया है कि आपका एक लिंक आता है। लिंक में जो भी महिला अकेली जो रिजर्वेशन कराते हैं तो वो लिंक हमारे पास आ जाता है। उसमें जैसे कि बिलासपुर मंडल में भी बहुत सारी गाड़ियों में, हमारा खासकर कोरबा में 2 गाड़ी को चिन्हित किया गया है, जैसे छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस है, लिंक एक्सप्रेस है। इसमें लिंक आने से हमारे द्वारा, हमारे महिला कांस्टेबल के द्वारा जाके जो अकेली यात्रा कर रही महिलाओं से मिलते हैं, उनको सुरक्षा संबंधित सभी जानकारी दी जाती है। उनको ऐसा ना लगे कि वो अकेला यात्रा कर रहे हैं और स्टार्टिंग स्टेशन से उसको लास्ट स्टेशन तक का पूरा सुरक्षा दिया जाए। उस सिरफिरे ने नाबालिग छात्रा को रास्ते में रोककर चाकू से दनादन कई वार किए। उसके बाद आरोपी फरार हो गया और करीब 12 घंटे बाद उसी सिरफिरे ने एक व्हाट्सएप ग्रुप पर कुछ मैसेजेस पोस्ट किए। एक मैसेज में लिखा था, मैंने उसे चाकू से मार दिया है। इसके बाद जो हुआ वो भी होश उड़ा देने वाला है। आखिर कैसी है ये सनक, देखिए। छात्रा पर चाकू से वार, 12 घंटे बाद हमलावर का पोस्ट। मैंने उसे चाकू मार दिया है। हमले के बाद सुसाइड की कोशिश। एक तरफा प्यार, इंतकाम। पुलिस वालों को खबर लगी, ये खबर थी सुसाइड की कोशिश की। लड़का जहर खाकर आया था। आखिर लड़के ने सुसाइड की कोशिश क्यों की, इसकी तफ्तीश जारी थी। लेकिन इसी बीच एक और खुलासा हुआ। जिस लड़के ने जहर खाया उसकी तलाश दूसरे शहर की पुलिस कर रही थी। यकीनन ये पहेली आपको भी समझ में नहीं आ रही होगी, तो वक्त को महज एक दिन पीछा करते हैं। पत्थल गांव में नाबालिग लड़की शाम को ट्यूशन से घर लौट रही थी, तभी उसका रास्ता एक लड़के ने रोका और उसके बाद जो हुआ वो दिल दहला देने वाला था। लड़की पर चाकू से वार किए गए, 3 से 4 बार। उसके बाद आरोपी फरार हो गया। लड़की को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। घायल नाबालिग लड़की को फिर अंबिकापुर रेफर किया गया। विगत दिनांक को हमारे पास सूचना आया कि एक 12वीं कक्षा की पढ़ने वाली लड़की है और उससे छेड़खानी हुआ है और साथ में छेड़खानी में विरोध करने में चाकूबाजी में उसको चोट भी लगा है। तो इस संबंध में उसके पिताजी के द्वारा आवेदन आया हमारे पास और उसमें अपराध कायम कर लिया गया है, विवेचना किया जा रहा है। नाबालिग छात्रा पर हमला करने वाले आरोपी लड़के की तलाश जारी थी। पुलिस को आरोपी का कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन अगले दिन पत्थल गांव से 100 किलोमीटर दूर जशपुर में जिस लड़के ने सुसाइड की कोशिश की उसकी खबर लगी और आरोपी का सुराग भी मिल गया। दरअसल इसी लड़के ने छात्रा पर चाकू से वार किया था। जिला जशपुर के थाना जशपुर में हम लोग को एक मैसेज आया हॉस्पिटल से कि एक जो लड़का है वो जहर खा के
अचेत अवस्था में है। उस पर उसकी छानबीन पर पुलिस वहाँ गई तो पुलिस को जो लड़का था उस अपराध से संबंधित था, उसी का आरोपी उसने उसी घटना के बाद यहाँ आकर जहर खा के वो हॉस्पिटल में एडमिट मिला है। शाम को छात्रा पर हमला किया, उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप पर करीब 12 घंटे बाद अल सुबह 5:03 पर 5 मैसेज आरोपी ने पोस्ट किए, जिसमें आरोपी ने जुर्म करना कबूल किया, जिसमें लिखा गया था उसने लड़की को चाकू मार दिया है। इसके अलावा 4 और मैसेज थे जिसमें आपत्तिजनक बातें लिखी गई थी। पीड़िता तो कल के डेट में हॉस्पिटल पत्थल गांव में भर्ती थी, उसका इलाज हो रहा था। उसके बाद हमलावर लड़के ने जहर खाकर खुद की जान लेने की कोशिश की। मैसेज में एक और बात लिखी गई थी, वो ये कि लड़का लड़की से बहुत प्यार करता है। पीड़ित लड़की के घर वालों का आरोप है कि एक तरफा प्यार में आरोपी ने ये इंतकाम लिया। जशपुर में दीपक सिंह और अंबिकापुर में श्रवण कुमार महंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। सोचिए अगर किसी के घर में कोई आग लगा दे और जिसके घर में आग लगी है वो किसी शख्स का कत्ल कर दे। इसी बात को लेकर जिस आग लगने वाले की बात से मरने वाले का कोई लेना देना नहीं था, कत्ल की है वजह सिर्फ और सिर्फ वहम। एक नहीं 2 कत्ल हुए इसी वहम के चक्कर में। वहम, शक, अंधविश्वास की ये वो कहानी है जिसमें 2 बेकसूर लोगों की बेरहमी से जान ले ली गई। वारदात अलग अलग इलाके में हुई, लेकिन वारदात की वजह एक जैसी, वही शक, वही अंधविश्वास। दंतेवाड़ा के किरंदुल थाना इलाके में 1 दिसंबर की रात टिकनपाल गेचा पारा गांव के सोमरू बारसे की बेरहमी से हत्या कर दी गई। सोते वक्त हमला किया गया। टिकनपाल निवासी सोमरू बारसे की किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या कर दी गई। इस पर थाने प्रभारी द्वारा तत्काल जो FIR करके उसको विवेचना में लिया गया। टीम ने विवेचना किया। विवेचना में यह तथ्य सामने आई कि गांव टिकनपाल के निवासी हुंगा बारसे सोमरू बारसे पर जादू टोना शक करता था। कत्ल के पीछे ना तो कोई रंजिश थी, ना ही इंतकाम, बस था तो वहम। दरअसल आरोपी हुंगा बारसे आग ताप रहा था। उसी वक्त पेट्रोल गिरा और आग लगने से पत्नी के कपड़े जले, पैर जल गए। असल में कुत्ते के निकलने से पेट्रोल की बोतल गिर गई थी, सच ये था। लेकिन हुंगा बारसे ने मान लिया इसके पीछे सोमरू बारसे का जादू टोना है। घटना दिनांक को ही हुंगा बारसे के घर में जो है वो आग ताप रहे थे। बगल में पेट्रोल का डब्बा रखा हुआ था, उसको किसी कुत्ते द्वारा धक्का दे दिया जिससे गिर गया और वहाँ पर आग लग गई। इससे जो है हुंगा बारसे गुस्से में आ गया कि सोमरू बारसे द्वारा यहाँ पर जादू टोना किया गया और अपने घर से बंडा लेकर गया और सोते हुए हालत में उसकी हत्या कर दी। इस प्रकार से हमने जो उसको अरेस्टिंग करके अग्रिम विवेचना की कार्रवाई की जा रही है। सोमडू को आखिर किस बात की सजा मिली? दूसरी तस्वीर भी दंतेवाड़ा की है। परसपाल पांडेवार में ब्लाइंड मर्डर केस में भी यही वजह थी, जादू टोने का शक। खेत के पगडंडी में 52 साल के बलराम ठाकुर की लाश को फेंककर आरोपी फरार हो गए। थाना फरसपाल अंतर्गत ग्राम पंडेवार में बलराम ठाकुर नामक व्यक्ति की घर से 600 मीटर दूर खेत पर कुछ अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। आरोपी की तलाश जारी थी। इसी बीच संदिग्ध पुलिस के रडार पर आए। आरोपियों ने कबूल किया उन दोनों ने मिलकर बलराम ठाकुर की हत्या की है। कुछ संदिग्धों को पकड़कर उनसे गहन पूछताछ किया गया, जिसमें 2 संदिग्ध आयतु कर्ती और संजय कर्मा, जिनके द्वारा शराब पीकर हत्या करना स्वीकार किया गया। हत्या का कारण था जादू टोना का शक और उनके द्वारा दोनों एक राय होकर उन्हें उनके खेत में जाने वाले रास्ते पर हत्या कर दिया गया था। महज अंधविश्वास के फेर में फंसे इन आरोपियों ने खून से अपने हाथ रंगे। दंतेवाड़ा में दिनेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटते हैं।